नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स में पहला चैप्टर 10th का प्रकाश का परिवर्तन का रिवीजन कराऊंगा। जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होंगे। मैं जो भी टॉपिक शुरू करूंगा कोई भी विषय में, वो आप सबों के लिए वही मैं चीज़ों को बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आप सभी जो भी बच्चे कहीं भी शिक्षकों के पास पढ़ रहे हों, उन टीचरों का अनुभव आप इन रिवीजन के माध्यम से आप आगे जो मैं टॉपिक को कराते जाऊंगा उसमें बेसिक बातें, स्टैंडर्ड बातें, हर बातों को मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। और इन सारी पॉइंट को बताने के बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ भी हर चैप्टर वाइज करा दूंगा। NCERT विथ SCERT दोनों प्रकार के पब्लिकेशन बुक जो हैं, SCERT और NCERT, एक स्टेट लेवल बोर्ड और एक सेंट्रल लेवल का बुक जो होते हैं, दोनों बुकों से हर चैप्टर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके आप सभी के लिए मैं जो भी टॉपिक शुरू करूँगा वो आपके लिए बेहद होगा, है ना। अब आप लोग भी अपने अनुसार मेहनत करेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। देख ही रहे हैं कि हर टॉपिक को चैप्टर वाइज टाइप करना, फिर आप लोग के लिए PDF फाइल बना करके आप लोग के लिए बीच में लाइव में आना, है ना। तो चलिए, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, अब चलता हूँ चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इस चीज़ को समझिए आप सब। जैसे आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा और इसकी जानकारी मेरे माध्यम से भी आप सुन लें, समझ लें एक बार। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, और वस्तु पर वो प्रकाश की किरण जो है वो आती है ना। ये कोई वस्तु है और ये वस्तु पर जो है प्रकाश की किरण आ रही है, और आने के बाद ये किरण जब आती है तो ये आपके दूसरे माध्यम से न निकल करके जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है ना। और यह वापस लौटना क्रिया किरण का यही बताता है आपका प्रकाश का परिवर्तन। अब हम आते हैं, इनमें और भी बातें वो छिपी होती है जो आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के सवालों में कहीं न कहीं और सब्जेक्टिव सवालों में 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या होते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, ठीक है। बात नोट भी करते चलेंगे आप सभी। और आप सब ये भी जानते हैं कि प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा का क्या होता है, रूप होता है। जो बच्चे अगर नहीं भी कभी पढ़े हैं तो पहली बार सीख रहे हैं या समझ रहे हों, तो उन बातों को आप अपने कॉपी में भी नोट करते चलेंगे। तो चलिए, मैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। निर्वात में प्रकाश का वेग, कई बार एग्जाम में पूछने वाला ये सवाल है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो आप देख पा रहे हैं, सूर्य जैसे तारे, दीपक, जलता मोमबत्ती, जलता बल्ब इत्यादि दीप्त वस्तुएं होते हैं। सवाल आपसे ये भी एक MCQ में पूछे जाते हैं कि दीप्त वस्तुएं निम्नलिखित में कौन है। तो बच्चे उस ऑप्शन में से रहेंगे सूर्य, तारे, दीपक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में आप क्लिक करेंगे।
लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं बच्चे कि सूर्य, सूर्य और लकड़ी और व्हाइट बोर्ड और इनमें से कोई नहीं सवाल में लिखा हुआ रहेगा। तो आप जान पा रहे हैं कि दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसका अपना प्रकाश होता है। तो उस विकल्प में आप सूर्य देख रहे हैं कि इसका अपना प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य में क्लिक करेंगे या कलर करेंगे OMR पर, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं अदीप्त वस्तुएं। फिर पूछी जाती है कि अदीप्त वस्तुएं निम्नलिखित में कौन है। तो ऐसी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कही जाती है जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उससे हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, है ना, या ऐसे कोई भी पदार्थ जिससे प्रकाश का गमन ना होता हो, वो तमाम चीज़ जो है आपका अदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आती है। जैसे आप व्हाइट बोर्ड के देख लो, उसमें भी जो उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं पत्थर, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, है ना, पुस्तक, ये तमाम चीज़ का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में है, तो पूछे जाएंगे बताइए निम्नलिखित में कौन अदीप्त वस्तुएं हैं। तो उसमें रहेंगे मिट्टी, सूर्य, तारे, दीपक, है ना, जलता बल्ब, इस तरीक़ा से। तो आप उसमें क्या मारेंगे, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अब आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे मैं एक फूल बना करके आपको प्रकाश की किरण को दिखाने का काम कर रहा था शुरुआत में, कि देखिए किरण आती है और किरण आने के बाद दूसरे माध्यम से न निकल करके वह पुनः वापस उसी रास्ते का हो जाती है, रिटर्न हो जाती है ना, रिफ्लेक्ट हो जाना, रिफ्लेक्शन होना, है ना, यही है प्रकाश का परिवर्तन। अब आइए आप एक आम शब्द में भी इसको समझ लें। इसे कहा जाता है कि प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही, है ना, वापस लौटने की क्रिया। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप सब लौटने लिख देंगे, टाइप मिस्टेक हो गया यहाँ पे है ना, लूटने नहीं बच्चे, लौटने, ठीक है ना, लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। विद्यार्थी यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ पर ये बात लूटने नहीं बल्कि लौटने होगा, ठीक है ना, लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल आपके लिए है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से रिलेटेड। प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो हैं बच्चे, यहाँ पर सवाल जो है आपको कई बार देखते होंगे, अभी भी आप लोग जब सेट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि हर सेट में कहीं ना कहीं 1, 2 सेट 3 सेट के बाद जो है आप लोग को देख रहे होंगे कि प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम होते हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अब देखिए एक बात और समझिए, प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसमें से एक नियम होता है बच्चे, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक टाइप हुआ, नहीं ऐड हुआ है, कोण I = कोण R। ये बच्चे जिस तरीक़ा से किसी समतल सतह पर, इस तरीक़ा से सतह होती है, ये किरण आने वाले को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले को हम लोग परिवर्तित किरण कहते हैं। तो आती जो किरण है जिस परिवर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह दूसरी मार्ग में विचलित हो जाती है, वह आपका परिवर्तन होता है, परिवर्तन किरण। अब इस स्थिति में एक बीच से लम्ब डाला जाता है, बीच से एक लम्ब डाला जाता है, जो आपतित किरण है और बीच में एक जो लम्ब है डाला हुआ, उसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, उसको हम लोग I से सूचित करते हैं, ठीक है। और अभिलंब और परिवर्तित किरण जो है उसके बीच के कोण को हम लोग R नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, R नाम देते हैं, R नाम देते हैं। तो यहाँ पर R को हम लोग कहते हैं परिवर्तन कोण, क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण नाम देते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा बच्चे, प्रकाश का परिवर्तन का नियम पूछ देगा आपसे कि कितने होते हैं, और उसके बाद उसी में सवाल में इंक्लूड रहेगा कि इनके नाम भी लिखें कौन कौन जो होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, उन्हें पहला नियम ये मैं बता रहा हूँ
कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी परावर्तक सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही परावर्तक सतह पर मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा दूसरा नियम आपका जो मैं अभी बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक आपतन बिंदु पर मिलती है और ये होते हैं आपके प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम। ठीक है। अब आते हैं बच्चे, मैं नेक्स्ट पेज पर और भी बातें मैं बताता हूँ जो देखेंगे आगे। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है विद्यार्थी, तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसमें कोई वस्तु जो है, किसी वस्तु का आप वास्तविक रूप में देख पाते हैं, है ना। वास्तव रूप में देखना वास्तविक प्रतिबिंब, मैंने एक सिंपल बात समझिए। और दूसरी बात है काल्पनिक। जिस प्रतिबिंब को या कोई वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो एक उसे देखने की चेष्टा यानी कल्पना सिर्फ कर सकते हैं, है ना, वही हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ऑप्शन में रहेंगे उल्टा, सीधा, है ना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान में रखेंगे बच्चे, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब आगे आइए पॉइंट को समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट इस लाइन बता रहे हैं, जो आप लोग के लिए जो पॉइंट है की पॉइंट साबित होगा, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि समतल दर्पण पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के क्या होते हैं, समान होते हैं, या बराबर कहिए या समान कहिए आकार का होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय जो केंद्र होते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और यही ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी दर्पण में जो भी हम लोग दूरियाँ मापते हैं वो सारी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है बच्चे, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती है। आप सबको जानते हैं कि दर्पण जो है दो रूपों में देखिए दर्पण जो होते हैं ना, वो अगर ऐसे देखा जाए तो उसको तीन हिस्से होते हैं, लेकिन तीन हिस्सों में एक जैसे बात आता है गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो गोलीय दर्पण का मतलब ऐसे, और ये गोलीय दर्पण है जो दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक इधर से उठा हुआ सतह रहेगा तो अंदर में क्या रहेगा, कलर रहेगा, लेकिन जब अंदर से धंसा रहेगा तो बाहर से कलर रहेगा। तो जो उठी हुई सतह रहेगी उसको मनी नाम देंगे, और अंदर से कलर होगा तो उसको उत्तल दर्पण, और जब बाहर से कलर करते अंदर धंसी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब आइए अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें समझते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, ध्यान में रखिएगा। अवतल दर्पण के फोकस क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और उत्तल दर्पण के फोकस जो होते हैं वह काल्पनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इस सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, अवतल दर्पण को कौन दर्पण के नाम से जानते हैं बच्चे, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग जानते हैं अपसारी दर्पण के नाम से, अपसारी दर्पण के नाम से इसको जाना जाता है। अब अवतल दर्पण को किस नाम से जानते हैं बच्चे, तो अवतल दर्पण को हम लोग जानते हैं अभिसारी दर्पण के नाम से,
और उत्तल दर्पण को जानते हम सब हैं अपसारी दर्पण के नाम से। अब आप ये जानिए, नेक्स्ट बातें हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होती है, सवाल इससे बनता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे यहाँ पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। पूछी जाएंगे बच्चे सवाल आपसे कि बताइए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ऑप्शन में रहेगा आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, चार गुनी होती है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन सवाल इसी को आपको घुमा कैसे ही पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है? तो ध्यान रखना बच्चे, वहाँ पर दुगनी होती है। और आप देख भी पा रहे हैं बच्चे लोग कि मैंने यहाँ पर आपके लिए अलग से भी पॉइंटों को लिख डाला है आपको समझाने के लिए कि जो फोकस दूरी देख रहे हैं आप वह त्रिज्या की आधी दिख रही है और त्रिज्या जो है फोकस को दूरी को क्या है? दुगनी दिख रही है। तो ये जो बात आप स्पष्ट हमने शब्दों के माध्यम से किया है, यही शब्द आपको व्यंजक के रूप में भी पूछ सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को और भी चीज़ों को अवगत करा देता हूँ। देखिए बच्चे, जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट आप लोग के लिए बता रहा हूँ, टाइप करके मैं जो लाया हूँ आप सब के लिए मेहनत करके जो लाया हूँ, है ना बच्चे। आप लोग सब जो मेरे चैनल हैं उसे आप लोग अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करेंगे, है ना, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएंगे अधिक से अधिक, ताकि हम जो है और भी मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। इसलिए आप लोग से भी गुंजारिश है कि चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है ना, मेहनत करके टाइप करके आप लोग के लिए लाएँ। और देखिए, मैं इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लेता हूँ, सिर्फ मैं आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट इसीलिए लेकर आता हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ करके और बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलते हैं और नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, है ना, और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए 2 नंबर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है, सोलर कुकर कहाँ कहाँ होती है? तो ध्यान में रखेंगे बच्चे, सोलर कुकर में होता है, फिर होता है हजामती दर्पण में, फिर होता है गाड़ियों को अग्रदीपों में, और रोगियों के कान हो, नाक हो, गले हो, जो डॉक्टर देखते हैं ना, जो डॉक्टर देखते हैं कान को या नाक को या गले को टॉर्च बार करके, वहाँ पर भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग के माध्यम से ही डॉक्टर लोग भी इन चीज़ों को जांच करते हैं, चाहे कान हो, नाक हो या गले हो, ठीक है। तो ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। पूछा भी जाता है बच्चे, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा, इस तरह के सवाल पूछा जाता है कि हजामती दर्पण में किस प्रकार की हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में रहता होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हजामती दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर हजामती लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा कभी कभी दाढ़ी भी लिखा रहेगा, दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, किस प्रकार के हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। अब एक बात और इसमें जानेंगे, इतना ही नहीं और भी चीज़ें हैं जिसमें आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जैसे सर्च लाइट, पीछे वाले गाड़ियों में देखते होंगे भुक भक जो बढ़ते रहता है वो सर्च लाइट। दूसरी बात है टॉर्च में, जो हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं, टेबल लैंप में, ये तमाम चीज़ों में जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग की तरफ। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में होता है ना। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट देखते होंगे बच्चे, जब आप लोग सड़क किनारे चलते होंगे टाउन वगैरह में, तो वहाँ पर देखते होंगे कि ये रोड के बायां साइड हो या दायां साइड हो, दोनों पट्टी जो है खंभे में इस प्रकार से लटकी हुई बल्ब रहती है ना, और ये लाइट जो है रोड पे के किनारों में दिया करता है।
तो जो ये लाइट जो होते हैं, जो रोड के किनारों में दिया जाता है रोशनी लाइट के माध्यम से, तो इस लाइट में भी जो है आपको क्या पाया जाता है बच्चे लोग, तो पाया जाता है इसमें आपको अवतल दर्पण, है ना। इस प्रकार से मैंने आपको, है ना, बताने का काम किया है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इस बातों को और आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सवाल बच्चे इसमें से बनते हैं वो है सोलर कुकर, हजामती दर्पण, है ना, और रोगियों को कान नाक वगैरह, और उसके बाद एक बात आते हैं सर्च लाइट। ये सब जो है एग्जामों में सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड में कई बार ऐसे सवाल रिपीटेड होते रहे हैं, और कई बार जो है जैसे मान ली कि आपका एग्ज़ाम 2025 में, तो 24 वाला भी सवाल जो है आपको रिपीट कर देगा। कभी कभी सवाल 2 साल पीछे वाला रिपीट कर देगा, कभी कभी सवाल 5 साल पीछे वाला रिपीट कर देगा। तो मैं आप लोग को एक सजेशन भी देते जाऊंगा कि जो भी टॉपिक प्रीवियस ईयर के सालों से भी पढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों में से आप मान लीजिए कि 25 में एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम से 4 साल पीछे का जितने भी प्रीवियस ईयर का है उन टॉपिकों का बेहतर ढंग से पढ़ें। 4 साल ही उन लोगों के लिए क्वेश्चन जो है सेट करने का बड़ा, मतलब जो भी देखिए, अब 4 साल के मैं क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 4 सालों में आप पीछे भी अगर 10 साल के भी पढ़िएगा तो हर सवाल कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेड रहता है। आप 4 साल बैक वाला भी पढ़िएगा तब, इसलिए क्वेश्चन बैक से भी पढ़ रहे हैं आप लोग हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल से भी पढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों पर भी आप गौर करेंगे और उसको मेहनत करके अच्छा से, मतलब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको लिख करके अपने मजबूती प्रदान करने के लिए आप क्या करें, सेल्फ स्टडी बेहतर करें, है ना। लिखने पर मान ली किसी भी बच्चे को राइटिंग ठीक नहीं हो तो राइटिंग जो है सुधार लें, गलती ना लिखें, हमेशा सूता पर ध्यान दें। इस सब बातें को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी कीजिए आप सब। देखिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होते हैं बच्चे, ये भी एग्जामों में कई बार पूछे गए सवाल हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बातें आपको लिखा है 1/v + 1/u बराबर 1/f। कभी कभी यही क्वेश्चन जो है आप लोग को ऐसे पूछ दिए जाते हैं, या मैं करके मैं लिख देता हूँ 1/f, है ना, = 1/v + 1/u करके भी सवाल आप लोग को ऐसे भी सिंपल में लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको आगे और भी बातों को अवगत करा देता हूँ। चलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चे, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब कहने का मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब एक बात और मैं आप लोग को अवगत करा दूं, न्यूमेरिकल वगैरह जब आते हैं तो कहीं कहीं पिंड लिखा हुआ रहता है, पिंड लिखा रहे, बिंब लिखा रहे, तो ये सब आपको दूसरे शब्द में ठेठ भाषा में कहिए तो उसको मानी वस्तु के नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं, वस्तु के भी नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। कभी कभी सांकेतिक, है ना, शब्द भी पूछे जाते हैं बच्चे, इसलिए सांकेतिक शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। आवर्धन का सूत्र जो होता है बच्चे वो होते हैं H2/H1, है ना। H2/H1 अगर ऊंचाई के आधार पर कोई न्यूमेरिकल आता हो, H1 या आवर्धन आपको दे दिए गए हों और H2 पता नहीं हो, तो इसके अनुसार आप फार्मूला लगा करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी भी होता है, माइनस में लेकिन करके लिखना पड़ेगा आपको। ये सब बातें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये सब जो जितने मैं पॉइंट आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी बच्चे जो है एक बार ज़रूर जो है एग्ज़ाम से पहले 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, या एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जब भी आए टाइम, तो आप इन चीज़ों को है रिवीजन के रूप में बेहतर कर लें, मजबूत कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब पेज नंबर आपको आगे लेकर चलते हैं। अब मैंने अब जितने भी सवाल आप लोग को बताया है, अब मैं उन सवालों के प्रति कुछ सवाल भी मैं आप लोग के लिए करा देता हूँ। देखिए बच्चे, मैं जितना हमें टाइम मिला उतना मैं आपके लिए जो है आज मेहनत करके मैं PDF बनाने में समय दे दिया, है ना। तो कुछ जितने भी आज मैंने तैयार किए हैं, इसके बाद मैं और भी मेहनत करके आप लोग के लिए कल वाले क्लास में पूरे के पूरे
कोशिश करूँगा जितने भी टाइप का प्रीवियस ईयर हो, है ना, या एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित जो भी नया क्वेश्चन बनेगा इस बार, है ना, 25 के लिए, 2025 के लिए, तो वो सारे सवाल जो है कल जो है इंक्लूड कर दूंगा। और कल ही जो है प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में करना मत भूलेंगे बच्चे, क्लास ज़रूर कीजिएगा लगातार। और एक बात आप लोग के लिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि सर के वीडियो को, है ना, मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें, जो बच्चे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब जब मैं क्लास आऊँ तो आप लोग के लिए वीडियो जो है सभी के पास नोटिफिकेशन इसका चला जाए और लाइव में जुड़ जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब आते हैं, एक सवाल यहाँ पर बच्चे देख पा रहे हैं आप सब, अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया भी है और इस पर देखिए सवाल भी यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए बच्चे आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। कहा गया बच्चे कि गोलीय दर्पण, बच्चे ध्यान से देखिए इस चीज़ को, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्या पूछ रहा बच्चे, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों के लिए, है ना, पीछे वाली क्लास पेज पर मैंने ये बता रखा है कि अगर फोकस दूरी की चर्चा होगा तो हमेशा ध्यान देना कि वह r/2 के रूप में होगा, यानी त्रिज्या की आधी होगी। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या पूछे कि फोकस दूरी की क्या होती है तो r ध्यान में रखेंगे बच्चे 2 गुने f होता है, यानी फोकस जो है दुगनी होती है ना, त्रिज्या की। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सवाल आपसे त्रिज्या की नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, माने फोकस बराबर त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है। क्या होती है बच्चे लोग, आधी होती है, इसलिए इसका जवाब जो है आपका क्या होगा, आधा। ठीक है ना, आधा। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है किसी वस्तु की आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित पूछ रहा, आवर्धित माने बड़ा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए, अभी अभी मैंने पीछे ही आप लोग को बताया है कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, फिर आपका आ गया उत्तल दर्पण, फिर आ गया इनमें से सभी। तो बताइए बच्चे, जो सबसे बड़ा जो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब, वो बनते हैं आपके कहाँ पर, अवतल दर्पण में। कहाँ पर बनते हैं, अवतल दर्पण में बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और सवाल को लेकर के बच्चे, है ना। देखिए बच्चे ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को आप सभी, और रिवीजन अपने आप को बढ़िया से कीजिए, मजबूती से कीजिए, कि ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बने तो कभी गलत आपसे ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा, उसका परिवर्तन कोण होगा। ये सवाल पूछे गए हैं। तो बच्चे आप सब ध्यान से इन सवालों को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चे मैं बता देता हूँ, अगर कोई बात नहीं समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर बातें की गई कोची का, यहाँ पर बातें की गई समतल दर्पण का। किसकी बातें की जा रही है, समतल दर्पण की बातें की जा रही है। उस समतल दर्पण में कितना डिग्री का कोण बनाने की बात है, 60 डिग्री का। कह रहा ना, किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परिवर्तन कोण क्या बनेगा, ये बातें की जा रही है। जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि समतल दर्पण पर टकरा करके और परिवर्ती जब होगी तो हमेशा ध्यान रखेंगे दिए गए कोण का वो क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 30। आंसर जो होंगे आपके बी में लग जाएंगे। कहाँ लग जाएंगे, बी में लग जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल जो है आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो वह कौन सा दर्पण
होगा, यह बातें पूछी गई है। तो चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या इसका जवाब होगा बताइए। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बने, यह कौन से दर्पण से रिलेटेड होगा। तो बच्चे ध्यान में रखें, उल्टा प्रतिबिंब की चर्चा हो जब भी होती है तो ज़्यादातर जो है अवतल दर्पण में इसका टिकट होगा, यानी उत्तर जो होगा आपका वो होगा आपका अवतल दर्पण। तो देखिए बच्चे, मैंने आपके लिए जो मेहनत करके लाया वीडियो है उसमें आज की क्लास में मैंने जो भी पॉइंट बताया है, कंटेंट बताया है, उसके बाद मैंने कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव का भी कराया है। इसके बाद 5 से सवाल जो है नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, मेहनत करके और भी सवाल को ऐड करेंगे। और जो है कल ही जो है क्लास में मैं आप लोग को परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी क्लास होते हैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब चलेगा, जब ख़त्म हो जाएगी MCQ वगैरह, तो उसके बाद कुछ बातें जैसे सब्जेक्टिव का हो गया, तो सब्जेक्टिव में कौन कौन सवाल भी आएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का हो या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराता, जो भी मैं बताऊंगा उसी से रिलेटेड आपका सवाल पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा ना हार्ड ना ज़्यादा लो, हमेशा मीडियम सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बच्चों को वास्तव में सवाल देखने के बाद थोड़ा भ्रामक टाइप का लगता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उस सवाल उसके लिए भ्रामक क्या, जो पढ़े मेहनत किए हैं वो हर सवाल उससे बनेगा, है ना। तो मैं हर प्रकार की कोशिश करूँगा, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं बच्चे, देखिए कभी कभी मैं PDF जो है मैं अपने छोटे माल से लिखता हूँ, टाइप करता हूँ। यहाँ पर है कि मेरे पास बड़े बड़े शिक्षकों जैसे सब बड़ा बड़ा सामान रखे हुए हैं, बड़े बड़े मशीनें रखे हुए हैं, नहीं, इसलिए जो है बीच बीच में टाइम लग जाता है हमको वीडियो लाने में, है ना। उसको मैं मोबाइल से टाइप करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग के लिए क्लास लेकर आता हूँ। तो आप लोग को भी फर्ज बनता है बच्चे, इसे जो है अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, है ना। अपने मित्रों के पास जो बच्चे नए आए हैं, है ना, वो बच्चे लाइक शेयर, है ना, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, ताकि और भी जो है अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करें। हाँ, चलते चलते मैं एक बात और आप लोग से बता दूं, जो भी PDF और भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो मेरे टेलीग्राम पर PDF जो है, जिसे आप अन्य शिक्षकों के पास अधिक से अधिक पैसे देकर भी खर्च करके पढ़ रहे हैं, वहाँ से मालिक समझ में भी नहीं आ रहा हो या दिक्कत हो रही है, तो PDF से आप पढ़ सकते हैं। फ्री PDF है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं, है ना। जो भी मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर प्रकार के बच्चे जो हैं हमारे बिहार में, है ना, गरीब गुरबा भी के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास उतना क्वालिटी, उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो उन बच्चों के लिए या अन्य बच्चों के लिए भी, मैं सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए नहीं, अन्य बच्चों के लिए भी मैं प्रोवाइड टेलीग्राम पर करते रहता हूँ PDF। वहाँ से जा कर के आप लोग अच्छी तरीक़ा से तैयारी वगैरह कर सकते हैं। देखिए चैनल जो है मैं आप लोग को बता दूँ, इनके सिन्हा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे बच्चे सभी, वहाँ से आप लोग को PDF जो है आप लोग को हमेशा प्रोवाइड होती रहती है। वहाँ पर जा कर के आप सब अच्छे तरीक़ा से PDF को पढ़ करके बेहतर से बेहतर मार्क्स तैयार कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैं टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ, इनके सिन्हा, रुझिएगा बच्चे, टाइप में कर देता हूँ, इनके सिन्हा मैथ्स साइंस क्लास, है ना, इतना लिख करके डालिएगा, इनके सिन्हा मैथ्स प्लस साइंस, है ना, क्लास, इतना लिख करके डालिएगा और लास्ट में गया भी डाल दीजिएगा, तो आपका पूरा चैनल आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाएंगे बच्चे, और वहाँ से सारी PDF का आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहेंगे डाउनलोड करके, या आप लोग PDF प्रिंट आउट भी करा करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है बच्चे। तो चलिए मैं आप लोग के लिए अब नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेकर आऊँगा। आज की क्लास यहीं तक। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, और मेहनत करते रहिए, है ना। आप इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, ठीक है बच्चे लोग। आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे हम।